पिछले क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में कुछ टॉपिक्स और भी बचा हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग आर्क लेंथ फार्मूला के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन ऑल ऑफ मैथमेटिक्स एक्चुअली। अगर आप कैलकुलस पढ़ेंगे वहाँ भी इस फार्मूला को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत जगहों पे आर्क लेंथ फार्मूला को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज आर्क लेंथ फार्मूला देखेंगे और उसके बाद थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे एंड दैट्स इट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और हम लोग उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का, जैसे साइन कोसाइन और इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू आर्क लेंथ फार्मूला। इसको एक थ्योरम की तरह करते हैं। The number of radians in any angle, the number of radians in any angle whatever is equal to a fraction whose numerator is the arc which the angle subtends at the center of any circle, ध्यान दीजिएगा, any circle, and whose denominator is the radius of that circle. So the number of radians in any angle whatever, कोई भी एंगल, is equal to a fraction whose numerator is the arc. आर्क आपको पता है आर्क क्या होता है, सर्कल पे सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट उसको आर्क कहते हैं। इज द आर्क विच द एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, एंड हुज डिनोमिनेटर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। किसी भी एंगल में जो नंबर ऑफ रेडियंस होता है, यानी कि रेडियंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो एक फ्रैक्शन के बराबर होता है जिसका न्यूमरेटर होता है एक आर्क, ठीक है, जो कि ये एंगल किसी सर्कल के सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। अभी आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा। और उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, उसी सर्कल का रेडियस होता है। उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है उसी सर्कल का रेडियस होता है। देखिए, सपोज दिस टू बी आवर सर्कल, लेट O be the center of this circle and this line is called the initial line OA। यहां से एक लाइन OP रिवॉल्व करना शुरू करता है और ये कहीं इस जगह जाके रुकता है मान लेते हैं, और ये एंगल जो बन रहा है पूरा, ये कितना बन रहा है, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है। सो इस सेंटर पे ये आर्क या ये एंगल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ये वाला आर्क बना रहा है। इस आर्क को मान लेते हैं हम, कहते हैं S। इस पूरे आर्क को क्या कहते हैं, S, ठीक है। आर्क AP इज कॉल्ड S, आर्क AP इज इक्वल टू S। अब सपोज करते हैं कि ये जो है, ये एंगल सिर्फ ये क्या है, ये एक रेडियन है, 1 रेडियन। आपको मैंने बताया है रेडियन के बारे में सब कुछ। सो दिस इज 1 रेडियन, दैट इज अ रेडियन। सो अगर ये एंगल 1 रेडियन है
तो ये r तो है ही, रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। अगर ये एक रेडियन है तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होगा, ये मान लेते हैं कि ये AP है, तो ये कुछ इसको रख लेते हैं हम AK। आर्क AK जो होगा वो क्या होगा, वो भी तो R के बराबर होगा ना, क्योंकि जब ये एक रेडियन है, रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन किया था हमने, आपको याद होगा पिछले क्लास में। सो एंगल AOK इज अ रेडियन, दैट मीन्स आर्क AK is equal to the radius, that is length of this arc AK is equal to the radius of this circle। चलिए, सो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, इस थ्योरम के अनुसार थीटा इज इक्वल टू S बाई R रेडियंस। यही ये जो थ्योरम है यही बताना चाहता है। बट लेट्स प्रूव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस फिगर, ठीक है, तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब पिछले क्लास में जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का क्लास है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स का रेशियो उन एंगल्स को बनाने वाले आर्क्स के रेशियो के बराबर होता है। जैसे इस सर्कल में एंगल AOP डिवाइडेड बाय एंगल AOK इज इक्वल टू आर्क AP डिवाइडेड बाय आर्क AK। इस एंगल को सबटेंड कर रहा है ये आर्क, ये एंगल इस आर्क को सबटेंड कर रहा है, इसीलिए इन दोनों का रेशियो इन दोनों आर्क्स के बराबर होगा। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लास। चलिए, अब आर्क AP को हमने माना है S, इसको रख लेते हैं S, और AK तो हमारा रेडियस के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे तो एंगल AOP कितना है, हमने इसको मान लिया है थीटा, डिवाइडेड बाय एंगल AOK। AOK कितना है, एक रेडियन है, दैट इज अ रेडियन, लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियन इज इक्वल टू S बाई R, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू S बाई R ऑफ अ रेडियन। दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ फॉर्मूला। और जैसा कि मैंने बताया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सिंपली आप थीटा इज इक्वल टू S बाई R याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये S बाई R रेडियंस होता है, ठीक है, दैट इज थीटा रेडियंस में होता है। तो जब भी इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अभी हम इस पे कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, वहां पे आपका ये सारा डाउट जो है रेडियंस और डिग्री वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ फॉर्मूला, एंड एज आई सेड दिस फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन ऑल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए। इसका प्रूफ आपने देखा कि कितना आसान है, बहुत ही इजी प्रूफ है। चलिए, और ध्यान रहे किसी भी सर्कल के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा हमेशा, इसीलिए यहां पे एनी सर्कल लिखा हुआ है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सॉरी, इरेज कर देता हूं इसको मैं। चलिए, एक प्रॉब्लम देखते हैं पहले।
assuming the average distance of the earth from the sun is 149,700,000 kilometers. The angle subtended by the sun at the eye of a person on earth to be 32 minutes, एंगल मिनट्स में दिया हुआ है. Find the diameter of the sun. सन का डायमीटर फाइंड करिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले ध्यान दीजिए ऐसे प्रॉब्लम में कि एंगल बहुत ही छोटा है. जब बहुत छोटा एंगल है तो वहां अप्रोक्सीमेशन की बात हो जाती है. चलिए, अब यहाँ पे हमें आर्क लेंथ फॉर्मूला लगाना है. डेफिनेटली आर्क लेंथ फॉर्मूला लगाना है हमें. मान लेते हैं कि ये हमारा पर्सन है जो कि अर्थ पे है. ठीक है, ये सन है. ठीक है, ये सन है. और ये सन का थोड़ा इसको, ये सन है और ये सन का डायमीटर है. चाहे इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं. ये सन है और ये जो है सन का डायमीटर है. अब सन को आप देखते हैं, ठीक है, तो अब इसका डायमीटर, अब सन के डायमीटर से ही तो पूरा एंगल बन रहा है ना इस पर्सन की आंख पे. दैट मीन्स इस तरह से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 32 मिनट्स. बहुत छोटा एंगल है लेकिन ये बन रहा है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि सन का डायमीटर कितना होगा. चलिए सन का डायमीटर निकालते हैं. अब चूंकि ये एंगल बहुत ही छोटा है, एंगल क्या है? बहुत ही छोटा है, तो ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में डायमीटर क्या है? बहुत ही छोटा है. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो डायमीटर है, ये एक इस तरह के सर्कल का, सर्कल थोड़ा सा ऑकवर्ड बन गया है. पहले मैं फिगर बना लूँ फिर आपको बताता हूँ. ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सन का डायमीटर है, ये अप्रॉक्सीमेटली इस सर्कल का एक छोटा सा आर्क है. ये ऐसा अज्यूम कर सकते हैं. ऐसा क्यों अज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है. अब आपको याद होगा जब हम किसी सर्कल के अंदर किसी पॉलीगॉन को इंस्क्राइब करते हैं और उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा देते हैं, इन्फिनिटली मैनी बढ़ा देते हैं, तो वो साइड क्या होता है? कोइंसाइड कर जाता है सर्कल पे. सो द पेरीमीटर बिकम्स द सर्कमफरेंस. हमने देखा था पिछले क्लास में, जब ये सर्कल के सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो को हम दिखा रहे थे कि ये कांस्टेंट होता है पाई. तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब इन नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन्स को इंसर्ट करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं सर्कल में, और उस इन को बहुत ज़्यादा इंडेफिनेटली बढ़ा देते हैं, तो जो पेरीमीटर है दैट बिकम्स द सर्कमफरेंस.
क्योंकि साइड सारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली कोइंसाइड कर जाता है सरकमफेरेंस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो लेंथ है ना साइड का वो बहुत ही छोटा हो जाता है। फिर वही यहाँ भी हो रहा है, चूंकि ये एंगल बहुत ही छोटा है। अब सन यहाँ पे दिया हुआ कि इतने डिस्टेंस पे है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो इतनी ज़्यादा है, और ये एंगल तो बहुत छोटा है। सन तो छोटा सा ही दिख रहा है ना हमें यहाँ से, तो ये चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो ये जो डायमीटर है सन का, इसको हम मान सकते हैं कि ये डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली इस सर्कल का ये वाला आर्क है, ये वाला पार्ट। सो दिस पर्टिकुलर एंगल सबटेंड्स दिस आर्क, या यही आर्क तो इस सेंटर पे ये एंगल बना रहा है ना। अब तो ये बहुत छोटा होने के कारण हम इस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन इन मैथमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन भी बनाएंगे, इजी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस तरह के प्रॉब्लम में हो सकता है आपको अप्रॉक्सीमेट करने पे दिक्कत हो शुरू से, इसीलिए मैंने सबसे पहला प्रॉब्लम ही यही चुना। चलिए, अब चूंकि आपको रीजनिंग बता दिया, सो द सन्स डायमीटर, पूरा लिख देता हूं मैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। सिंस द एंगल इज वेरी स्मॉल, therefore we can assume the sun's diameter as a small arc of a circle whose center is the eye of the observer। ये ऑब्जर्वर्स आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देयरफॉर बाय आर्क लेंथ फॉर्मूला, मान लीजिए कि ये सन का डायमीटर है d, ठीक है, और ये तो इस सर्कल का रेडियस है, मान लेते हैं कि r है। r क्या है? रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और दूरी कितनी दी हुई है? बस हमें क्या निकालना है? हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर होता है। अब देखिए, थीटा चूंकि हमारा 32 मिनट्स दिया हुआ है और ये रेडियंस में हमें करना होता है, तो क्या करेंगे? थीटा 32 मिनट्स है, 32 में क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 32 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा डिग्री में है, और डिग्री से हमें अब रेडियंस में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इसको क्या करेंगे हम? सिंपली, बड़ा आसान है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मैंने कन्वर्जन बताया था, अभी मैं थोड़ी देर में बता भी दे रहा हूँ। कन्वर्जन बताया था ना आपको कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो ये हमारा रेडियंस में आ गया। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। एस मतलब क्या? सन का डायमीटर, आर्क तो यहाँ पे यही है, आर मतलब रेडियस यानी कि ये दूरी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 149,700,000 किलोमीटर। अब आपका बड़ी आसानी से डायमीटर निकाल लेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके, या फिर आप अगर मैथ्स के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो बिना कैलकुलेटर के भी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से आर्क लेंथ फार्मूला कहीं कहीं अप्लाई किया जाता है। देखिए, ये आर्क लेंथ फार्मूला जब भी हम अप्रॉक्सीमेशन के केस में अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन को हमें कर्व मान लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, इसको मैंने
चूंकि ये एंगल बहुत छोटा था तो इसी स्ट्रेट लाइन को हमने मान लिया कि सर्कमफेरेंस का ही एक छोटा सा पार्ट है। क्यों? बिकॉज द एंगल इज वे टू स्मॉल। इस तरह का एक और प्रॉब्लम अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक प्रॉब्लम बनाते हैं और एक बिल्कुल ही छोटा प्रॉब्लम कंसीडर करिए। चलिए the radius of a certain circle is 30 centimeter. Find approximately the length of an arc of this circle if the length of the chord of the arc be 30 centimeter also। कुछ नहीं करना, कह रहा है कि the radius of a certain circle is 30 centimeter. Find approximately the length of an arc of this circle if the length of the chord of the arc be 30 centimeter also। किसी सर्कल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है उस आर्क का लेंथ इस सर्कल में जिसके कोड का लेंथ भी 30 सेंटीमीटर हो। यानी कि ये सर्कल है मान लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए आप ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऐसे आर्क का लेंथ निकालने के लिए जिस आर्क का जो कोड है वो भी 30 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये जो आर्क है इसका ये कॉर्ड है, इसका भी लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। अब ये साइड 30, ये साइड 30 और ये भी 30 ही होगा क्योंकि ये भी ऑब्वियसली रेडियस है। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। आर्क लेंथ फॉर्मूला लगा दीजिए, हमें यही तो निकालना है ना, ये जो आर्क है एस, यही आर्क निकालना है। तो आर्क लेंथ फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना नहीं भूलना है, डिग्री में है इसलिए π/180। 60 डिग्री वैसे आपको याद होगा कि π/3 होता है, इज इक्वल टू S/R। S/R कितना है 30 सेंटीमीटर। सो S इज इक्वल टू 60 इंटू पाई इंटू 30/180। 60 से 3 बार में, 3 से 10 बार में 10 पाई। पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए 3.14159, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31.4159 समथिंग करके। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता दिया। इस तरह के प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटिव जेई मेंस या एडवांस में नहीं आते हैं। इट्स जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो ये हो गया आर्क लेंथ फॉर्मूला। इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ की अप्रॉक्सीमेशन वाली बात होती है। वहाँ भी देखिएगा स्ट्रेट लाइन को हम कर्व लाइन मानेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye. Find what is the height of the letters. Find what is the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters. कह रहा है कि किसी आदमी का नॉर्मल साइट जो है, assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye. आपको assume करना है कि कोई जो आदमी है उसका नॉर्मल साइट, ठीक है, इस एंगल से, उस दूरी से लेटर्स को पढ़ सकता है जिस दूरी से ये एंगल उसकी आंख पे बने. फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर्स दैट ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर. तो इस डेटा को लेके आपको फाइंड करना है कि लेटर्स का हाइट कितना होना चाहिए कि 12 मीटर दूर से ये आदमी लेटर्स को पढ़ सके. अब यहाँ भी क्या है, एंगल छोटा है, तो यहाँ आपको लगेगा कि भाई आर्क लेंथ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे. यहाँ पे हाइट पूछा जा रहा है. आर्क लेंथ पे हाइट, वहाँ तो कर्व की बात होती है ना. आर्क लेंथ में रेडियस ही एक ऐसा लेंथ है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, अदरवाइज आर्क जो होता है वो तो कर्व होता है. लेकिन यहाँ भी हम लोग कर्व को स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को कर्व अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल. देखिए, मान लेते हैं कि ये लेटर्स का हाइट है, ठीक है, ये लेटर्स का मेरा हाइट है और ये दूरी हमारी 12 मीटर की है. यहाँ पे इसका, यहाँ पे पर्सन है. एंगल कितना बन रहा है लेटर्स के साथ? 5 मिनट का. अब चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो इतना छोटा एंगल है तो ही इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, एक ऐसे सर्कल का पार्ट मान लेंगे जिसका सेंटर P है और ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का ही एक हिस्सा है. तो ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इस वाले आर्क लेंथ के बराबर होगा. उससे हमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट पता चल जाएगी. यानी कि यहाँ पे आर्क H है हमारा. सो आर्क लेंथ फॉर्मूला से
5/60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू एस के जगह क्या होगा h डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस कितना है, दूरी कितनी है, 12 मीटर है, तो 12 मीटर। सो h इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 180। दिस इज योर आंसर। पाई का वैल्यू आपको 3.14159 ऐसे करके रख लेना है और ये आपका आंसर फाइंड कर देगा। आपने देखा कि यहाँ भी हमने कैसे अप्रॉक्सीमेट कर लिया और स्ट्रेट लाइन को ऑलमोस्ट कर्व लाइन में चेंज कर दिया। हाइट तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन चूंकि एंगल छोटा है तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आप। अब इमेजिन करिए सन कितना दूर है यहाँ से। सन की दूरी जो थी 149,700,000 किलोमीटर समथिंग दिया हुआ था, अब वो बहुत दूर है और एंगल आपका एकदम छोटा सा 32 मिनट का बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इतने दूर से उस स्ट्रेट लाइन को या कर्व लाइन को ठीक से अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक से देख नहीं सकते हैं। दोनों आपको स्ट्रेट लाइन ही लगेगा, बिकॉज फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट कर्व्ड लाइन और दैट स्ट्रेट लाइन इज वे टू स्मॉल, बहुत छोटा है वो, इसलिए आप दूर से देखेंगे तो वो क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही लगेगा, या उसी सर्कल का पार्ट लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं छोटे एंगल्स के लिए। तो छोटे एंगल्स के लिए स्ट्रेट लाइन को लगभग किसी सर्कल के आर्क में अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है ये, और इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। वैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ फार्मूला। ये आर्क लेंथ फार्मूला है हमारा। अब थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे ट्रिगोनोमेट्री में हमें बहुत काम आएगा क्वाड्रेंट। चलिए, आर्क लेंथ फार्मूला आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि मैं बताऊं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, ठीक है। आगे अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम मिला तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट फॉर योर कंसेप्ट दिस इज क्वाइट इनफ। चलिए, और आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाना है आर्क लेंथ से तो आप एस एल लोनी की, सिडनी लक्सटन लोनी की ट्रिगोनोमेट्री की बुक आती है, पार्ट 1 प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, आप वो लेके उसका पहला चैप्टर देखिए। पहला चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज, उसमें दुनिया भर का प्रॉब्लम दिया हुआ आर्क लेंथ फार्मूला पे, सॉल्व दोज। चलिए, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, ए डैश ओ ए, बी ओ बी डैश, और दोनों स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर पे एक दूसरे से राइट एंगल्स पे मिल रहे हैं, यानी कि ये सारे एंगल्स कितने हैं, राइट एंगल्स हैं। अब मान लेते हैं कि एक हमारा रिवॉल्विंग लाइन है OP, जो कि इनिशियली इस लाइन पे है और ये रिवॉल्व करना इस तरह से शुरू करता है, ठीक है। किसी टाइम पे यहाँ पे है OP, मान लेते हैं इसको 1 रखते हैं, मतलब ये जो है, ये AOB, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। सो कोई भी प्लेन फिगर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी प्लेन फिगर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अब सपोज करते हैं कि OP जो है यहाँ से रिवॉल्व होना शुरू करता है, और किस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, घड़ी की सुई जिस दिशा में रिवॉल्व करती है उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी इस डायरेक्शन में कोई लाइन घूमेगा तो वो लाइन
जो एंगल बनाएगा उस केस में उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अब यहाँ से चला और यहाँ पे आया तो जो ये एंगल बनाएगा ये कितना होगा, एक राइट एंगल से कम होगा, क्योंकि पूरा ये तो एक राइट एंगल है हमारा 90 डिग्री है। तो ये OP यहाँ से चल के यहाँ तक OB तक हमेशा या तो यहाँ पे अगर लाई कर जाएगा तो एक राइट एंगल, नहीं तो एक राइट एंगल से कम एंगल बनाएगा। जैसे ही OP यहाँ से बढ़ के इस क्वाड्रेंट में कहीं भी आएगा, मान लेते हैं OP2 यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो अब जो ये यहाँ से एंगल बनाएगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह जब ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल और ये दो राइट एंगल से ज़्यादा, यानी कि 180 डिग्री प्लस सम एंगल। तो जैसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो ये जो OP3 है इसके साथ दो राइट एंगल से ज़्यादा का एंगल बनाएगा। उसी तरह जब ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा घूम के, जब ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अब जो ये यहाँ से एंगल ये बनाएगा ये 3 राइट एंगल से ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर ये OP घूम के फिर यहाँ पे आ गया तो कितना एंगल बनाएगा ये, तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो ऐसा नहीं कह रहा है कि ये बनाएगा बस एंगल AOP, क्योंकि भाई वो शुरू में जब यहाँ से घूमना शुरू किया था और यहाँ से घूम के जस्ट यहाँ पे रुक गया था, उस समय ये AOP बन रहा था। लेकिन चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमा और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा, पहले तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जितना बनाया, कितना एंगल बनाएगा ये पूरा 360 डिग्री, यानी कि 4 राइट एंगल, यानी कि 4 राइट एंगल प्लस एंगल AOP1, एंगल AOP1। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा तो 4 राइट एंगल प्लस एंगल AOP2। उसी तरह ये मान लीजिए कि यहाँ से चला और एक बार पूरा घुमा, दो बार पूरा घुमा और फिर यहाँ पे आया, तो 2 into 4 राइट एंगल्स, यानी कि 8 राइट एंगल्स प्लस एंगल AOP1। और उसी तरह अगर ये OP हमारा n टाइम्स घुमा तो, n बार घुमा तो, n बार घुमा उसका मतलब क्या, अब एक बार जैसे ही यहाँ से यहाँ तक फुल रोटेट कर रहा है तो 4 राइट एंगल रोटेट कर रहा है। 4 राइट एंगल मतलब 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, कितना 2 पाई रेडियंस। 4 राइट एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सो पूरा एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियंस। अगर ये n बार घूमेगा तो 2n पाई रेडियंस, दैट्स इट। अगर ये n टाइम्स पूरा रोटेट करके यहाँ पे आया तो n टाइम घूमने के लिए 2n पाई रेडियंस। ठीक है, पूरा यहाँ से चल के n टाइम फुल रिवॉल्यूशन किया, यहाँ पे आ गया तो 2n पाई उसके लिए एंगल, प्लस इससे कितना ज़्यादा घुमा, इससे बस AOP1 ज़्यादा घुमा तो एंगल AOP1। उसी तरह अगर यहाँ पे आया तो 2n पाई प्लस AOP2, उसी तरह सबके लिए। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इस तरह क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्री में प्लेन सरफेस को क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है और एंगल को इस तरह से मेजर किया जाता है। आगे इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे, बस ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बता दिया क्योंकि अब आपकी एंट्री जो होगी ट्रिगोनोमेट्री में उसमें इसका काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, तो आगे इसमें और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और ये सब कुछ देखेंगे। बट थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ये जान जाना चाहिए कि एक फुल रिवॉल्यूशन में जब कोई स्ट्रेट लाइन एक बार पूरी तरह से घूमता है फुल सर्कल में तो वो कितना एंगल क्रिएट करता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस, रेडियंस के टर्म में, राइट। तो जब n टाइम फुल रिवॉल्यूशन घूमेगा, फुली रिवॉल्व करेगा तो 2n पाई रेडियंस, यानी कि n इंटू 360 डिग्री
उसी को हम लोग डिग्री के टर्म में इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो n बाई n टाइम्स फुली रोटेट करने के बाद, यानी कि n टाइम्स इस तरह से 1 2 एंड सो ऑन टू n तक, यहाँ से चल के यहाँ पे आया और फिर ये इतना एंगल यहाँ पे आके लाइन रुका, तो 2n पाई प्लस एंगल AOP1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ है क्वाड्रेंट में आगे पढ़ने के लिए, साइन कन्वेंशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, फंक्शंस है किसी एंगल का, वो अपने साइन को चेंज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होते हैं, या फिर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं अपने। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग डेज, ओके। सो आज का छोटे क्लास का ही पर्पस था आपको मेनली आर्क लेंथ फार्मूला और ये थोड़ा सा आपको बताना था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जो ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपकी एंट्री होगी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के इंट्रोडक्शन में। आप अभी अगले 1-2 क्लास में ऐसे कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री देखा है तो। नहीं तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पहली बार भी शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं आया समझ में तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग हो सकता है अलजेब्रा में प्रोग्रेशन शुरू कर दें, अगर नहीं तो डेफिनेटली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इसको देख लीजिए, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, बस समझने के लिए। आई होप आपको पहले से ये पता होगा, फिर भी मैंने ये चीज़ सोचा कि हो सकता है कि आप में से बहुतों को कुछ को नहीं पता हो, या फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो थैंक यू।